नमस्कार जी। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो खेती हम कर रहे हैं वो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की वजह से नहीं हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो मौजूद हैं उनका है। और ये बात हर एक किसी को समझ आ रही है और आप लोगों के बड़े कमेंट आए हैं और बहुत लोग इस बात को पूछना चाहते हैं कि साहब हम हमारी खेत की मिट्टी के अंदर ये लाभदायक सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे लाभदायक सूक्ष्म जीव बढ़ें, क्या हम करें। तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि लाभदायक सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का चक्कर छोड़ो, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें। वो कैसी परिस्थितियाँ उनको पसंद है वैसे सी हम पैदा करके रखें। और एक हमारे मित्र हैं और बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं और प्राकृतिक खेती में और इनमें बहुत एक्सीलेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें फैसिलिटेटर होना है, हमें उनको सुविधा देनी है, मतलब वो आराम से रह पाएँ। तो लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या हमारे खेत में कैसे बहुत ज़्यादा हो, इस विषय, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको हम कोई एक एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे और आज उसका एक पहलू हम समझेंगे कि खेत में नमी का क्या उसमें रोल है, कितनी नमी हो कि ये लाभदायक सूक्ष्म जीव ठीक ठाक तरीके से रह सकते हैं और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं कि हम इनको मार रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर समझना होगा। आप सोचे होंगे कि ये आदमी ऐसा था जिसका वीडियो हमने देखने स्टार्ट किए थे तभी खेतों में वीडियो बनाता था, प्रॉब्लम पे जा की। अभी पहले फिर कुर्सी पे बैठ के हमें पढ़ाने लग गया, आजकल इसने बोर्ड पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बोर्ड पे समझाने लायक है। खेत में जब जाने की बात होगी, आ रहा है सोयाबीन का, मक्का का, धान का सीज़न, खेत में ही भी अपन रहेंगे। एनीवे, नमी के या मतलब मॉइस्चर के हिसाब से या मतलब हवा के हिसाब से यदि हम देखें तो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये 3 तरह के होते हैं। मिट्टी में कितने सूक्ष्म जीव हैं ये आपको पता होगा, वैसे ये मेरे को मैं फिर बता देता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ। आपकी 1 ग्राम मिट्टी में, आप मिट्टी को उसी तरीके से ट्रीट करें, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके लगभग 4.6 से लेके 8.4 मिलियन होते हैं। और 1 ग्राम मिट्टी के अंदर आपकी जो फंजाई होती है, फंगस होती है, फफूंद होती है, वो आपकी लगभग इस 0.9 से लेके 1.4 मिलियन के आसपास आपके फफूंद होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि ये छोटी साइज़ के होते हैं। फंगस का बाहर के हिसाब से फंगस ज़्यादा होती है और पर इसकी साइज़ बड़ी होती है, तो इसकी वैसे इसकी पॉपुलेशन बैक्टीरिया से काफ़ी कम होती है। और तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो सूक्ष्म जीवों में आता है वो आपके एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो सौंधी खुशबू जो मिट्टी में आती है वो एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से आती है। ये एक्टिनोमाइसीटीज भी फसलों के अवशेष को या मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है उसको सड़ाने गलाने में इनका भी बड़ा योगदान होता है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 1.7 से लेके 4 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन होती है। ये 1 ग्राम मिट्टी का खेला है। अब ये हवा के आधार पर ये जो माइक्रोब्स हैं इनको हम 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक, मैं थोड़ी अंग्रेजी लिखूंगा, आपको बात पूरी समझाऊंगा क्योंकि उनका हिंदी मुझे भी नहीं पता, मुझे लिखने में थोड़ी असुविधा होती है, तो मैं लिखूंगा अंग्रेजी लेकिन मैं आपको बात पूरी समझाऊंगा। एक टाइप होता है उनका एरोबिक, यानी कि जो जिनको हवा चाहिए, एरोबिक कहते हैं जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन चाहिए उनको, एरोबिक। एक होते हैं एनएरोबिक, यानी कि इनको ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो ना मिलेगा तो भी चल जाएगा, ये जो मटेरियल जो खाएंगे उसमें कुछ ऑक्सीजन होगी वो ले लेंगे, यानी इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं। और एक तीसरी कैटेगरी के होते हैं वो फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं। ये फैकल्टेटिव एरोबिक क्या करते हैं, इनको फ्री ऑक्सीजन मिलेगी इनकी तरह, ऊपर वालों की तरह, तो इनको मज़ा आ जाएगा, लेकिन यदि कम ऑक्सीजन होगी तो भी काम चला लेगी। और आपके ज़्यादातर लाभदायक सूक्ष्म जीव
जिन पे स्टडी हुई अभी तक आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपने राइजोबियम दिलनी फ्लो में गांठें करता है, राइजोबियम का नाम सुना होता है, मेटरजीमेनी सोपली का नाम सुना होगा, ब्यूवेरिया बेशियरना का नाम सुना होगा, आपने सुडोमोनास का नाम सुना होगा, ट्राइकोडर्मा का नाम सुना होगा, वाम का नाम सुना होगा, वेम, वेसिकुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा, इनका नाम आपने सुना होगा। जितनों का भी आपने नाम सुना है वो सभी जो लाभदायक माइक्रोब्स हैं उनमें ज़्यादातर इस कैटेगरी में आते हैं, एरोबिक, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे खेत में हम कितने दफ़ा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, कितने दफ़ा ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ खेत में पैदा हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो दूर की बात है, उस मिट्टी के अंदर आपके हवा का संचार भी नहीं होता है, वायु संचार भी नहीं होता है। और हम कई बार ये समझते हैं, जैसे हम सोयाबीन के केस में बात करें, हम ये समझते हैं कि पानी भरा है तब सोयाबीन में मतलब उसमें फ्लडिंग की प्रॉब्लम समझते हैं। अरे भाई, सोयाबीन में पानी भरा है वही मतलब पानी भरा नहीं है। यदि उस मिट्टी के जो पोर स्पेस है, मिट्टी के अंदर 50% पोर स्पेस होता है, यानी रंध्र होते हैं। 50% जो आपकी टोटल जो मिट्टी होती है उसका 45% भाग तो आपका क्या होता है, उसमें मिनरल मटेरियल होता है, यानी उसमें मिट्टी के कण वगैरह होते हैं। 5% में उसमें कार्बनिक पदार्थ माना जाता है, यानी 50% तो ये सॉलिड मटेरियल आ गया। और 50% में 25% आपका एयर स्पेस माना जाता है और 25% में आपका वाटर माना जाता है, यानी पानी माना जाता है। तो जो पानी बारिश के बाद में पानी भर जाता है सोयाबीन के अंदर, या खेत की मिट्टी सैचुरेट रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और उस केस में वो एरोबिक माइक्रोब्स का क्या हाल होता होगा। और ये बात है कि बारिश हो रही है और उसमें वो सिचुएशन बनी हुई, तो हम क्या करें यार, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हम कुछ नहीं कर सकते, पानी वो भरा है। पर या तो हल्की फुल्की हमारे से ड्रेनेज की सुविधा हो सकती है, ड्रेनेज की हल्की फुल्की सुविधा तो हम वो कर दें, अदरवाइज हम ये समस्या अभी क्यों होने लगी, अभी ये बातें ज़्यादा क्यों होने लगी, इसमें मेरा अपना एक ओपिनियन है कि अभी ये दिक्कत है कि जो सॉइल हमारी है उसकी नीचे एक हार्ड लेयर बन गई है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस प्लोविंग करने से, जुताइयाँ करने से, जुताई होती रहती है। जब जुताई होती है तो वो नीचे भी तो एक प्रेशर छोड़ती है, तो नीचे तो हार्ड होती है। और उसके बाद में जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइज़र वाले में न्यूट्रिएंट वाला कंटेंट तो ले लिया प्लांट ने, बाकी उसमें जो फिलर जो होते हैं वो एज ए सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं, नीचे हार्ड लेयर बनती है। ये बात तो हम भी मानते हैं कि नीचे ज़मीन में आपके लगभग 1 फीट के नीचे एक बहुत हार्ड लेयर, इम्परमिएबल लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो इम्परमिएबल लेयर टूटती नहीं है तो नीचे पानी जा ही नहीं पाता है। और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो इसलिए उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए बारिश का जो पानी गिरता है वो या तो ऊपर के 1 फीट के अंदर, ऊपर उसके अंदर वो एकदम सैचुरेट कचाकच रहती है, या वो बह के चला जाता है। तो हमारे लेवल पे क्या प्रयास होना चाहिए, क्या प्रयास हो सकता है? हमारे लेवल पे ये प्रयास हो सकता है कि सॉइल में हम कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट रखें। ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट रखें तो ये सब आपका ये उसकी माइक्रोब्स वाला तो ये बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे कि उसमें केचुए, ऑर्गेनिक मैटर है तो केचुए भी हो जाएंगे, और भी जो माइक्रोब्स हैं वो भी हो जाएंगे। वो आपकी ज़मीन थोड़ी पोली होगी और पानी नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो एरोबिक जो माइक्रोब्स हैं उनकी रहने की उनको लिए ठीक कंडीशन रहेगी। तो आज हमने ये जो बड़ी बातें हम करते रहते हैं, कैसे हमारे सॉइल का माइक्रोब्स को बढ़ाएं, तो एक हमारा ये फिलोसफी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़्यादातर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, एरोबिक हैं, वो एरोबिक हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको हवा चाहिए, वायु संचार चाहिए। और मतलब पानी भरा है, पानी भर रहा है, ऊपर दिख रहा है, आपको पॉन्डिंग दिख रही है, वही पानी नहीं है। यदि वो सैचुरेट है, वो ज़मीन आपकी मतलब उसके पोर स्पेस पूरे भरे हैं, उसकी हवा बाहर निकल गई, तो भी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो अंदर तड़प रहे हैं, उनकी हालत ख़राब है। वो एरोबिक कंडीशन वाले हैं, उनको फ्री ऑक्सीजन चाहिए, उनकी हालत ख़राब है। आजकल ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है, पता नहीं ये मेरी कोशिश आपको कैसी लगती होगी, पर आप मुझे थोड़ा अपना कमेंट से अपना रुझान दें, ताकि मैं इसको या तो कंटिन्यू रखूं या इस पार्ट को मैं क्लोज़ करूं। देखिए, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये भी, इसका भी मुझे लगता है कि फील्ड में बड़ा अपना यूज है। सो एनीवे, आपको यदि कोई और भी टॉपिक पे इस टाइप की यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।